हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक इंडिविजुअल बिहेवियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कर्ट लुइन, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? ऑप्शन है आपका बी इज इक्वल्स टू एफ पी इंटू ई, बी इज इक्वल्स टू एफ इंटू पी बाई ई, या b इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी माइनस ई, या b इज इक्वल्स टू पी ई बाई एफ। यहाँ पे b जो है आपका वो ह्यूमन बिहेवियर को डिनोट कर रहा है, f जो है आपका वो फंक्शनल रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है, p जो है आपका वो पर्सन को डिनोट कर रहा है, पर्सन, एंड e जो है आपका वो इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहा है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कर्ट लुइन, what is the relationship between human behavior, person and environment? So according to Kurt Lewin, individual behavior is determined by personal characteristics and the environment। यानी आपका जो characteristics है प्लस जो environment का उस समय सिचुएशन है उस पे आपका behavior डिपेंड करेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन B इज इक्वल्स टू F इंटू P इंटू E। तो इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है? इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स सम कॉन्क्रीट एक्शन बाय अ पर्सन। जो आपका बिहेवियर होता है विच इज अफेक्टेड बाय योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कहलाता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है दैट एक्ट्स लाइक एन स्टिमुलस, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्ड करता है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। So we can say that individual behavior is not a self-induced phenomenon but is largely affected by the environment। जैसे किसी भी दो इंडिविजुअल का बिहेवियर जो होता है एकदम अलग होता है, एकदम कॉन्ट्रास्ट होता है। क्यों होता है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर। सबसे पहला है आपका पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा है आपका इन्वायरमेंट फैक्टर्स, और फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इसमें जो आपका पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर्स और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो है आपका रिलेटेड टू द पर्सन, और जो आपका जनरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है वो है आपका रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि आपका जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द इन्वायरमेंट। तो ये जो पर्सन है उसमें आएगा 2 टाइप ऑफ फैक्टर, पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें आएगा आपका जनरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं आपका सारा फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है आपका पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें आपका 5 फैक्टर्स आता है। पहला है आपका जेंडर, दूसरा है एज, तीसरा है आपका एजुकेशन, फोर्थ है आपका एबिलिटी, और फिफ्थ है आपका मैरिटल स्टेटस। नाउ ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इंडिविजुअल बिहेवियर में कैसे अफेक्ट करता है? जैसे सबसे पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जेंडर। जेंडर में आपका हो गया 2 टाइप, मेल या फिर फीमेल। So you will see here कि women are more willing to confirm the authority and men are more aggressive and more willing for success। So यहाँ पे उनका individual characteristics कैसे change हुआ? That women are more willing to confirm the authority and men are more aggressive and more willing for success। ये है उनका individual behavior related to gender। फिर age में आएगा आपका, तो एज भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है आपका किस पे? परफॉर्मेंस पे, आपके एब्सेंटिज्म पे, एज वेल एज योर सेटिस्फैक्शन लेवल फ्रॉम दी जॉब। योर परफॉर्मेंस टेंड्स टू डिक्लाइन विद एन इंक्रीज इन एज। साथ ही साथ द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिक्लाइन विद एन इंक्रीज इन एज। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होता जाता है यू ट्राई टू सेटल डाउन। ठीक है, तो यू ट्राई टू सेटल डाउन, इसीलिए यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड पीपल आर लेस लाइकली टू क्विट द जॉब्स इन ओल्डर एज। साथ ही साथ आप
आपका जो एब्सेंटिज्म का जो रेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है विद एन इंक्रीज इन योर एज ड्यू टू योर पुअर हेल्थ। साथ ही साथ आपका एज जैसे जैसे इंक्रीज करता है आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो भी कम होने लगता है। ठीक है, तो ये सारा रोल प्ले करता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर पे जो है एज। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर का तीसरा है आपका एजुकेशन। नाउ व्हेन एन इंडिविजुअल पर्सन has higher education, the possibility of his high and positive attitude increases. He will search for more satisfying job and a higher income level. ठीक है, तो एजुकेशन पे कैसे डिपेंड करता है कि हायर द एजुकेशन हायर इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एबिलिटी। Now everyone has strengths and weaknesses in terms of ability which makes him or her relatively superior or inferior to others in performing certain tasks or activities. Now abilities भी जो है आपका वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका intellectual ability, दूसरा होता है आपका physical ability। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में हम किसका बात कर रहे हैं आपका रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल, और फिजिकल एबिलिटी में हम बात कर रहे हैं आपका फिजिकल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल एबिलिटी रिक्वायर्ड होता है। तो इसके हिसाब से भी आपका इंडिविजुअल बिहेवियर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मीन्स ईदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। नाउ द पर्सन हु इज अ मैरिड, ठीक है, पर्सन हु आर मैरिड आर मोर कंसिस्टेंट इन देयर जॉब्स एज कंपेयर टू द अनमैरिड एम्प्लॉइज। The chances of job switch absenteeism are lower in married employees and flexibility of working hours in more in unmarried employees. क्योंकि आपका फैमिली हो जाता है तो फिर उसके बाद आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर पाते हैं। So these were your personal biographical factors that affect individual behavior. नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये जो आपका पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोनों आता है आपका पर्सनल फैक्टर के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी 5 है आपका पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड लर्निंग। पर्सनालिटी क्या हो गया ना, पर्सनालिटी इज नॉट ओनली योर एक्सटर्नल लुक बट इंक्लूड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन होल साइकोलॉजिकल सिस्टम। द वे यू थिंक, द वे यू टॉक, द वे यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, एवरीथिंग कम्स अंडर योर पर्सनालिटी। दूसरा है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, उसी चीज को समझना, अपने हिसाब से उस चीज को इंटरप्रेट करना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो इतना सारा कपड़ा होता है, उसमें से आप जो खरीदते हैं आपको लगता है वो सबसे बेस्ट है कि नहीं। हो सकता है किसी अदर पर्सन को वो वाला कपड़ा उतना बेस्ट नहीं लगता हो, उसके हिसाब से कोई दूसरा कपड़ा बेस्ट हो। ठीक है, तो दीज आर योर परसेप्शन। ठीक है, दीज आर योर परसेप्शन। यू ओनली परचेज दोज थिंग्स विच यू फील द बेस्ट। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि मार्केट में एक ही सिर्फ कपड़ा बिक रहा है बाकी सारे एवं ही पड़े हुए हैं? नहीं। ठीक है, तो दीज आर योर परसेप्शन। सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे सीनियर हमें कुछ डायरेक्शन देते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉय कि वो उस डायरेक्शन को किस तरह से लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या हो गया, दीज आर योर बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एक्शन tendency of an individual or group of individual towards the object, ideas and people. Your attitude towards the ideas, feelings and action of the other people is your attitude. Next है आपका value. Value क्या हो गया, values are the stable evaluative beliefs that guide our preferences for outcome of or courses of action in a variety of situation. और हमारा जो values होता है वो बहुत ज़्यादा influence करता है हमारा choice of goals में। ठीक है, और हम क्या तरीका से अपने गोल्स को अचीव करेंगे, इन सारे में हमारा वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट फैक्टर है आपका लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या हो गया, सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। यानी जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो रहा है उस चीज़ से अपने बिहेवियर में उसको ग्रास्प करना, सीखना, दैट इज योर लर्निंग। नेक्स्ट है आपका जनरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जनरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में 3 टाइप ऑफ फैक्टर्स है, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड कल्चरल वैल्यूज। इकोनॉमिक कंडीशंस affect the individual behavior a lot. How? Now the economic factors include wage rate, chances of promotion, technological changes, etc. And you very well know that the wage rates have a considerable effect on the individual behavior. If the employee is getting a reasonable wage, अगर उसको reasonable wage मिल रहा है, then he will be more satisfied. Job satisfaction उसका ज़्यादा होगा। वही अगर नहीं मिल रहा होगा तो उनको job satisfaction
नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल सिचुएशन। स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन enhances the efficiency of an individual behavior, whereas unstable political environment reduces the chances of attracting investment and in result it reduces the employment opportunities। ठीक है, जैसा कि आपका इन्वायरमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो स्टेबल है, ठीक है, तो स्टेबल रहेगा तो एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ स्टेबल सिचुएशन, और वही अगर अनस्टेबल रहेगा तो इट विल नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट है आपका कल्चरल वैल्यूज। ना कल्चरल वैल्यूज जो होता है वो आपका बिलीव, वैल्यू, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी सबको मिलजुल के बनता है। और आपका जो कल्चरल वैल्यूज होता है वो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक कंट्री के लोगों का अलग अलग बिहेवियर भी होता है। ठीक है, और लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स विच इंक्लूड फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, लीडरशिप स्टाइल एंड रिवॉर्ड सिस्टम। फिजिकल फैसिलिटीज में क्या हो गया, आप जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे लाइटनिंग, वाटर, एयर स्पेस एक्सेट्रा, तो अगर ये सारा चीज़ प्रॉपर है तो ये आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। यू विल वर्क विथ मोर डेडिकेशन, ठीक है, साथ ही साथ आपका बिहेवियर भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। ना किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। से फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता है, प्रॉपरली पता है whom you have to report या from whom you have to take orders, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वे में काम करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर वे में काम करेंगे, सिस्टमैटिक वे में काम होगा अगर आपका, तो आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव टर्न आउट होकर रहेगा। लेकिन यही अगर सारा चीज़ हैप्पीज़ार्ड वे में है तो इट विल क्रिएट अ chaos इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप स्टाइल। देयर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आपका जो बिहेवियर है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो कर रहा है। अगर वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन है तो आपका बिहेवियर अलग होगा, अगर वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन नहीं है तो आपका बिहेवियर अलग होगा। लास्ट है आपका रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड इनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। रिवॉर्ड इंक्लूड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इफ यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग एनीथिंग तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप काम को भी मन लगा के करते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर। तो हम पढ़े थे आपका कि पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर में 5 टाइप ऑफ फैक्टर है: जेंडर, एज, एजुकेशन, एबिलिटी एंड मैरिटल स्टेटस। तो जेंडर, एज, एजुकेशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यह है आपका द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इज। हमने देखा था आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी 5 होते हैं आपका: पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू एंड लर्निंग। तो पर्सनालिटी तो होता है, फिजिकल एबिलिटी या फैसिलिटीज होता है नहीं, ये होता है आपका किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में। इकोनॉमिक कंडीशन किस में होता है, जनरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। एज किस में होता है, पर्सनल बायोग्राफिकल फैक्टर में। तो ये भी नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में 4 फैक्टर्स हैं: फिजिकल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, लीडरशिप स्टाइल्स, रिवॉर्ड सिस्टम। फिजिकल फैसिलिटीज है, परसेप्शन है क्या, नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम है, लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड एट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया गया था? जनरल मोटर्स, हॉथॉर्न स्टील वर्क्स, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एल्टन मायो इन द 1920 at the Hawthorne plant of Western Electric Factory. This particular question का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी या फिर फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया था? तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था।
और हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका 4 फेजेस में किया गया था। सबसे पहला था आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा था आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, तीसरा है आपका मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और फोर्थ है आपका बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। नाउ जो सबसे पहला फेज था आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में हमने चेक किया था कि हाउ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, या हाउ द वेरियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसके लिए हमने अपने वर्कर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। सबसे पहला ग्रुप था आपका कंट्रोल ग्रुप और दूसरा था आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो था वहां पे हमने जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको सेम रखा था थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था वहां पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करते रहते थे, या तो इंक्रीज करते थे या तो डिक्रीज करते थे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जब हमने देखा था कि हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिक्रीज किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब हमने डिक्रीज किया था तो ये देखा गया कि आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ जो आपका कंट्रोल ग्रुप है जहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज नहीं कर रहे थे वहाँ का भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। उसके बाद जब हम लोग आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किए, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किए तो देखा गया कि आपका कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम था वहाँ का भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही हो रहा है, और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जहाँ पे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया था वहाँ का भी आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, नाउ दिस केम टू अ कंक्लूजन कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हमारे प्रोडक्टिविटी पे वैसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं प्ले करता है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम कम तभी होता है जब हमको एकदम से दिखना बंद हो जाए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो लाइट है एकदम मून लाइट की तरह हो जाए उसके बाद ही हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगा। लेकिन जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो भी हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था ये इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। ठीक है, जिसके कारण हम आगे बढ़े आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरा फेज की ओर जो है आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। नाउ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट जो है ये पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था आपका ग्रुप ऑफ गर्ल्स के ऊपर। यहाँ पे गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया था, या टू बी स्पेसिफिक 4 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया था और उनसे कहा गया था कि आप और 2 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लीजिए सो दैट इट विल मेक अ ग्रुप ऑफ 6। ये 6 लोगों का जो ग्रुप था, ठीक है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि ऑलमोस्ट आपका 5 इयर्स तक कंटिन्यू हुआ। इन गर्ल्स का काम था आपका टेलीफोन रिलेज को असेंबल करना। ठीक है, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया और हर एक चेंज को 4 से लेकर के 12 हफ्तों तक के लिए ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो ये पाया गया कि अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जब 48 आवर्स अ वीक गर्ल्स काम करती थी विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी रेस्ट, तो हर एक गर्ल जो है वो 2400 रिलेज प्रोड्यूस कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद जब इन गर्ल्स को कहा गया कि अब आपको जो पेमेंट है वो पीस वेज के हिसाब से होगा, यानी कि हायर द प्रोडक्टिविटी हायर विल बी योर पेमेंट। ये पार्टिकुलर जो हमने चेंज किया था इसको 8 वीक्स के लिए ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि अब जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गया है। ठीक है, नाउ द प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया आपका ब्रेक। ठीक है, 2 to 5 मिनट्स का रेस्ट पीरियड हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने बाद में 10 मिनट्स का चेंज कर दिया था। तो स्टार्टिंग में इन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 रेस्ट पीरियड मिलते थे। ठीक है, तो देखा गया कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया या इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो हमने अभी तक यहाँ पे 2 ब्रेक दिया था, अब 2 ब्रेक को बढ़ा के हम यहाँ पे 6 ब्रेक देने लगे। ठीक है, 6-5 मिनट का ब्रेक देने लगे थे, तो देखा गया कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें आपका डिक्रीज या फिर डाउनफॉल आ रहा है। और साथ ही साथ गर्ल्स ने कंप्लेन किया था कि क्योंकि हम बार बार ब्रेक ले रहे हैं जिसके कारण उनका रिदम ऑफ वर्क जो है वो टूट जा रहा है। उसके बाद वापस से आपका 2-5 मिनट का जो ब्रेक हुआ करता था वो इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी है आपको गरम गरम खाना देती थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज करने लगा। ठीक है, अब जो है गर्ल्स जो पहले 5 बजे छुट्टी होता था तब घर जाती थी, अब वो अपना काम खत्म करके 4:30 में ही चली जाती थी। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 2400 रिलेज प्रोड्यूस करती थी वो था,
बल्कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी था आपका वो इंक्रीज्ड था। ठीक है, फिर धीरे धीरे 4:30 की जगह गर्ल्स को 4 बजे ही छुट्टी होने लगा और साथ ही साथ देखा गया कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी भी इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, नाउ ये सारा चेंजेस करने के बाद इतने सारे जो भी मैंने फैसिलिटीज दिए थे गर्ल्स को, वो सारा फैसिलिटीज को ले लिया गया। यानी अब जो है वो गर्ल्स नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में काम कर रही हैं विद 48 आवर्स अ वीक इंक्लूडिंग सैटरडेज। अब कोई भी ब्रेक पीरियड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ना ही गर्ल्स को कोई फ्री मील मिलता है, ना ही गर्ल्स को पीस वेज के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों से ये पता चला हमें कि जो ये सारा हमने चेंजेस किया था और जो प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज अभी भी कर रहा है, वो इसीलिए इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। अब गर्ल्स जो है उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील होने लगा है और उनको लगने लगा है कि दे ऑल्सो हैव अ वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनके मन में एक फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होने लगा है, जिसके कारण वो और अच्छे से और मन लगा के अब वो काम कर रही हैं। ठीक है, एब्सेंटिज्म जो था वो भी डिक्रीज हो गया था बाय 80%। साथ ही साथ अब ये भी देखा गया कि गर्ल्स जो हैं वो अपना नया नया टेक्निक्स लगा रही हैं अपने काम को और आसानी से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क सही है तो मेरा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। तो ये हमने देखा था आपका फेज 2 एक्सपेरिमेंट में, जो है आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। फिर हुआ आपका तीसरा फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो था आपका मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 21,000 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था टू डिटरमाइन द एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी, about their point of view on the way of supervision, promotion and wages. Now initially ये सारे इंटरव्यू में जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग था, दैट इज जो एम्प्लॉय था उसको आंसर करना था इधर यस या फिर नो में, लेकिन इससे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद इस मेथड को चेंज कर दिया गया नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूइंग में, जहाँ पे जो हमारे इंटरव्यूअर थे वो एक क्वेश्चन पूछते थे, उसके बाद एम्प्लॉय जो था उसको फुल फ्रीडम होता था अपनी बात को रखने का। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरव्यूअर था उनको कहा गया था कि नाउ यू नीड टू लिसन टू द एम्प्लॉय रादर देन आस्किंग कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया था कि the personal situation of a worker is composed of many factors, and only giving a person an opportunity to talk and present his grievance has a positive impact on his morale. ठीक है, साथ ही साथ आपका जो पोजीशन या स्टेटस होता है वो आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वर्कर जो थे वो सेटिस्फाइड है और या फिर डिससेटिस्फाइड है, वो भी डिपेंड करता है अपॉन हिज सोशल स्टेटस। ठीक है, तो ये था आपका मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। और लास्ट जो फेज था आपका बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ये जो था आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑन 14 men who were employed on a बैंक वायरिंग, जिसमें कि आपका 9 वायरमैन थे, 3 सोल्डरमैन थे और 2 इंस्पेक्टर्स थे। इस पर्टिकुलर जॉब में उनका काम था आपका अटैचिंग वायर्स टू द स्विचेस फॉर द सर्टेन पार्ट ऑफ टेलीफोन। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे जो ग्रुप था, ठीक है, जो 2 ग्रुप काम करते थे, वो लोग जो थे वो इंडिफरेंट थे टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, नाउ बिसाइड द इंसेंटिव स्कीम कि अगर आप हायर प्रोडक्टिविटी करेंगे आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा, द एम्प्लॉयज वेयर नॉट अफेक्टेड बाय दैट ऑल। जहाँ पे यहाँ का इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का 7,000 यूनिट्स पर डे एक ऑप्टिमम या फिर नॉर्मल कैपेसिटी होना चाहिए था प्रोडक्शन का, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस ओनली 6,000 यूनिट्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको ऐसे एक्सपेक्टेशन तो था कि हाई एफिशिएंट वर्कर्स जो होंगे वो जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन पर प्रेशर डालेंगे कि अगर मतलब हम काम कर रहे हैं, मुझे पैसा मिल रहा है, तो आप भी काम करेंगे तो आपको भी वैसा पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं किया, बल्कि जो वर्कर्स जो थे उन्होंने आपस में मिलके एक टीम की तरह काम करते हुए अपना ही एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा था। ठीक है, जो था आपका 6,000 यूनिट्स पर डे। और ऐसा क्यों किया गया था? बिकॉज द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आज ही सारा काम खत्म कर देंगे तो कल के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं बचेगा। साथ ही साथ दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट दी स्लो वर्कर्स। ठीक है, तो ये था आपका चौथा एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं हॉटस्टोन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।
Which experiment was conducted to study the different aspects of light on productivity? Illumination experiment, relay assembly test room experiment, mass interviewing program, bank wiring observation room experiment. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी एग्जामिन? तो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था आपका फेज 2, जिसमें हमने किया था एक्सपेरिमेंट ऑन दी ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता था? देयर एटीट्यूड्स एंड रेस्ट पीरियड। ठीक है, तो वर्क एटीट्यूड एंड रेस्ट पीरियड के बारे में हमने बात किया था आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में। चलिए, तो आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं है इंडिविजुअल बिहेवियर में। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर में, साथ ही साथ व्हाट्स रॉन्ग एक्सपेरिमेंट में। तो फिर मिलते हैं आपका एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।